जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो रिसेंटली कोटा विद इन कोटा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। खास करके जो एससी एंड एसटी कम्युनिटीज़ हैं, इनमें जो सब कैटेगराइजेशन की बात की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उन सभी सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या है ये कोटा विद इन कोटा सिस्टम। यानी कि जो ऑलरेडी से रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं, उनमें जो सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है वो क्या है, कैसे शुरू हुआ, इन सभी चीज़ों को हम एक साथ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको मैं न्यूज़ कटिंग्स दिखा रहा हूँ। द हिंदू का आर्टिकल है जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इधर इंडिया टुडे का आर्टिकल दिखेगा। तो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। हम देखते हैं सब कैटेगराइजेशन जो है ये कास्ट में होता क्या है। जो कास्ट सो कॉल्ड कास्ट बनाया गया है, उसमें जो सब कैटेगराइजेशन है वो है क्या। तो जो क्रिएट किया जा रहा है, सब ग्रुप्स क्रिएट किए जा रहे हैं, खास करके जैसे जो एससी कम्युनिटीज़ हैं, खास जिनको हम शेड्यूल कास्ट या फिर अनुसूचित जाति कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो कि अनुसूचित जनजाति होती हैं, और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसीज जिनको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं। इनमें जो रिजर्वेशन के लिए जो सब ग्रुप्स क्रिएट किए जा रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड सब कैटेगराइजेशन विद इन कास्ट। इसका मेन पर्पस क्या है। तो जो इंट्रा कैटेगरी इनइक्वलिटीज़ हैं, खास करके जैसे कि आप देखेंगे, मान लीजिए कोई एससी कम्युनिटी है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा संपन्न हैं, बट उसी कम्युनिटी में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में है, जो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड स्टेट में है। तो इस हिसाब से इसका जो एम है इसको सब कैटेगराइज करने का, कि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, इस वजह से इनमें कैटेगरीज डिवाइड की जा रही हैं। अब जैसे कि अगर बात करेंगे तो इससे क्या होगा, है ना, पूरे देश में इससे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो जैसे कि जो पंजाब में वाल्मीकि एंड मजहबी सिख हैं, एंड आंध्र प्रदेश में मदिगा कम्युनिटी है, बिहार में पासवान है, यूपी में जाटव हैं, और तमिलनाडु में अरुंधतियार हैं। तो इन सारी सब कैटेगरीज़ में, यानी कि जो ये कम्युनिटीज़ हैं, इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिसके लिए ये सब कैटेगराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है। अगर हम रिज़र्वेशन की बात कर ही रहे हैं, तो ऑलरेडी रिज़र्वेशन चल ही रहा है। खास करके अगर मैं बात करूं एससी कम्युनिटी को, तो 15% का रिज़र्वेशन दिया जाता है एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। वहीं पे अगर मैं एससी एसटी की बात करूं, खास करके एसटी की, तो वहाँ पे जो रिज़र्वेशन दिया जाता है वो 7.5% रिज़र्वेशन दिया जाता है। ओबीसी कम्युनिटी को जो रिज़र्वेशन मिलता है वो 27% रिज़र्वेशन मिलता है, जिसमें कि क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। जी हाँ, ओबीसी में एक्चुअली दो कैटेगरीज होती हैं, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर, तो उसमें क्या होता है, जो रिजर्वेशन मिलता है, जो एज रिलैक्सेशन हो गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, या फिर अटेम्प्ट्स का रिलैक्सेशन हो गया, वो नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही मिलता है। क्रीमी लेयर एज अ जनरल ही ट्रीट किए जाते हैं। एंड अगर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो उनको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। ये ऑलरेडी रिजर्वेशन कोटा चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें खास करके ओबीसी के बारे में, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं बता दे रहा हूँ, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता क्या है बेसिकली ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस में। तो इसमें क्या होता है, जो क्रीमी लेयर होती है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी पर्क नहीं मिलता रिजर्वेशन का। जबकि जो रिजर्वेशन वाली पर्टिकुलर चीज़ है ओबीसीज़ में, वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर या जिसको एनसीएल भी कहा जाता है उनको मिलता है। अगर क्रीमी लेयर की इनकम की बात करें, तो इनकी इनकम जो होती है वो लिमिट 8 लाख से ऊपर होती है, एंड नॉन क्रीमी लेयर की जो इनकम होती है वो 8 लाख से कम की होती है, ठीक। एंड अगर यहीं पे बात करें, इनको कैटेगरी जो ये कैटेगराइजेशन किया जाता है, तो क्रीमी लेयर को कोई भी खास, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इनको इनको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होता, कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं होती इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन। चूँकि रिजर्वेशन दिया नहीं जाता, एज अ जनरल ट्रीट किया जाता है, तो इनका सर्टिफिकेट भी नहीं बनता है। जबकि जो नॉन क्रीमी लेयर होती हैं, उनको अगर रिजर्वेशन अवेल करना है तो उनको पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे, एंड प्रॉपरली उसका सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को देखें या फिर कोर्ट जजमेंट्स को देखें इस सब कैटेगराइजेशन को लेकर के, तो आर्टिकल 15, संविधान के आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में ये बताया जाता है कि स्टेट के पास ये पावर होती है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे कि एससीज एंड एसटीज़, इनको एम्पावर करने के लिए, इनको इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाने के लिए जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में मिलते हैं। अगर आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 की बात करें, तो वहाँ पे स्टेट्स को अलाउ किया जाता है कि वो स्टेट यानी कि यहाँ पे एज अ गवर्नमेंट भी बात की जा रही है। तो जो स्टेट्स होते हैं,
तो जो एस सीज़ एंड एस टीज़ हैं उनको स्टेट सर्विसेज में अगर उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, है ना, तो अगर उनका कम रिप्रेजेंटेशन है तो उनको प्रमोट और भी ज़्यादा किया जा सकता है, उसके लिए बात की जाती है आर्टिकल 16 में। ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की अगर बात करें तो 2004 ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये रूलिंग आई थी कि ओनली पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू क्रिएट एंड नोटिफाई एससी एंड एसटी लिस्ट्स, यानी कि इस केस के थ्रू ये जजमेंट आया था कि केवल पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि किसी भी एरिया को या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को एससी एंड एसटी लिस्ट में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। बट अभी रिसेंट में क्या हुआ, 2024 का जो वर्डिक्ट आया उसमें ये 2004 वाली जो रूलिंग थी उसको ओवर रूल कर दी गई बेसिकली। और क्या कहा गया कि 2004 में तो बोला गया था कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, बट अभी 2024 का जो वर्डिक्ट आया उसमें कहा गया कि जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सब कैटेगरीज़ को और भी क्रिएट कर सकते हैं एस सीज़ एंड एस टीज़ के मामले में, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रॉपर सोशल जस्टिस मिले, ताकि उनका और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सके। अगर यहीं पे पंजाब के एससी कोटा सब डिवीज़न की बात करें तो पंजाब में जो एससी कोटा सब डिवाइड किया गया था वो 1975 में किया गया था। ठीक है, जिसमें कि जो वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटीज़ हैं उनको इसमें सब कैटेगराइज किया गया था, उनके रिजर्वेशन की बात की गई थी, क्योंकि ये मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी आती है पंजाब में। ठीक है, और इसका रीज़न क्या था कि भाई उनको प्रॉपरली एजुकेशनल डेवलपमेंट उनको मिल सके, एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर तरीके से मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो सब कैटेगराइजेशन है वो उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके लिमिटेशंस के बारे में भी कुछ देखेंगे। तो बेसिकली अगर ओवरऑल मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो सब कैटेगराइजेशन है क्या, मान लीजिए कोई एससी कम्युनिटी है तो उसमें भी और भी उसका सब कैटेगराइज कर दिया गया, यानी कि और भी एक अलग से सब कम्युनिटी क्रिएट की जाएगी जिसमें कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पूरी कम्युनिटी को ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में डेवलप किया जा सकेगा। एडवांटेजेस की बात करें तो टारगेटेड असिस्टेंस है, यानी कि अगर हम कैटेगराइज कर देंगे तो हमें ईजी हो जाएगा उसमें उसकी सपोर्ट में, उसको और भी ज़्यादा डेवलप करने में, जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं। ठीक है, और मोनोपलाइजेशन की को रिड्यूस किया जा सकेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, है ना, तो सारे रिसोर्सेज उन्हीं तक कंसंट्रेटेड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम बचा सकेंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। इन्हेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि अगर हम कैटेगरीज़ को डिवाइड करेंगे तो प्रॉपरली ईजी रहेगा उनको टारगेट करना, टारगेट इन द सेंस कि उनका जो एक तरीके से उनको फोकस करना इजी हो जाएगा। ठीक है, एंड फ्लेक्सिबल पॉलिसी डिज़ाइन है, प्रमोट्स सोशल जस्टिस। क्या होगा, सोशल जस्टिस को इससे प्रमोशन मिलेगा कि जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है सभी इस बात से खुश होंगे एंड इसका प्रमोशन होगा। ठीक है, ओके। बट अगर लिमिटेशंस की बात करें तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लाइक डेटा डिफिशिएंसी, यानी कि प्रॉपर जो सेंसस नहीं है, प्रॉपर नंबर्स नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से इन एग्जैक्ट जो सपोर्ट दे सकते हैं वो थोड़ा देना अभी मुश्किल हो रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि कई कई बार क्या है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जो कम्युनिटीज़ हैं उनका यूज़ किया जा सकता है ना। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है और वहाँ पे एक कम्युनिटी है, ठीक है, और वहाँ पे जब छोटी छोटी जो विधानसभाएं बनेंगी उसमें कोई जब सब कैटेगराइज कर दिया जाएगा तो एक अलग से कम्युनिटी सब कम्युनिटी डेवलप होगी, और मान लीजिए उसमें फिर क्या हो जाएगा, बायसनेस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कोई कैंडिडेट उनकी कम्युनिटी से खड़ा होगा तो सारा वोट उसी कम्युनिटी को जाएगा। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, है ना, प्रॉपर डेटा ना होने की वजह से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा, एंड जो रिजर्वेशन का इम्पैक्ट है वो काफ़ी डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और जो सोशल फ्रेगमेंटेशन है इसकी वजह से होगा क्या, मान लीजिए भाई फॉर एग्जांपल एक किसी एरिया की एससी कम्युनिटी है, अब उसमें कैटेगरीज़ को डिवाइड कर दिया गया, तो उसमें क्या होगा, जो दो ग्रुप्स बन जाएंगे, दो कैटेगरीज़ बन जाएंगी, तो उसमें दोनों कैटेगरीज़ के बीच में भी टेंशन डेवलप हो सकती है ना, उसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। भाई होता है ना कि भाई कैटेगरी जब डिवाइड हो गई तो दोनों दो पार्टीज़ के मत भी अलग अलग हो सकते हैं, तो ग्रुप्स के थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, तो उससे टेंशन्स भी क्रिएट हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब कैटेगराइजेशन ऑफ कम्युनिटीज़। एस सी एंड एस टी कम्युनिटी में जो कोटा विद इन कोटा सिस्टम है वो क्या था, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसको हमने देखा।
एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।